नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के अंदर पाठ 2 जिसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा बिंदु होगा भूमि। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, भूमि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक तत्व के रूप में है ये, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रकृति की देन है ये। हमने इसको बनाया नहीं, मानव निर्मित नहीं है। ये कहाँ से आई है? भूमि, ये प्रकृति प्रदत्त है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में इसको स्वीकार किया गया। अब भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल जो है, उस क्षेत्रफल के 30% भाग, कुल क्षेत्रफल के, भूपृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है, इसका 30% भाग, कितना? 30% जो भाग है वो भूमि है। क्या है? 30% भाग भूमि है। जहां मानव सभी प्रकार के क्रियाकलाप करता है, वहां मानव रहता है। अब भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, यानी भूमि और जलवायु के अंदर जो लक्षण है वो क्या बताए गए? भिन्न भिन्न बताए, जिसमें ये चीज बताई गई है कि भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण क्या है? भूमि के जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग इसकी दशाएं होती है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं मैदानी भूभाग है, ठीक है, और कहीं पे उबड़ खाबड़ जमीन है। तो इस तरीके से जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति जो पर्वत है, उनके तीव्र ढाल वाले क्षेत्र भी है, तीव्र अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्र भी है, ठीक है, जलाक्रांत क्षेत्र भी है, जलाक्रांत क्षेत्र भी है, ठीक है, और इसी के साथ में मैदानों और नदी घाटियों और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो इस रूप में अनेकों लक्षण इसके अंदर क्या है? विद्यमान भूमि के अंदर, जो कि 30% भाग के अंदर कई प्रकार की भूमि विद्यमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मैदानी भूभाग है, ढलान वाले क्षेत्र है, ठीक है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जहां मानव रह भी नहीं रह सकता, ऐसे ऐसे क्षेत्र है, और कई क्षेत्र पे क्या है? जल भी विद्यमान है। तो इस तरीके से ये भूमि स्थित है। अब हम पढ़ेंगे भूमि के उपयोग के बारे में। ये भूमि इस प्रकार की है, लेकिन जो 30% भूमि है उसके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग क्या करते हैं हम? उपयोग पढ़ेंगे हम भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अनेक प्रकार के कार्य यहाँ पे होते हैं, जैसे कृषि का कार्य करते हैं, वानिकी खनन, कृषि, वानिकी खनन, किन कार्यों के अंदर किया जा रहा है? कृषि के अंदर, वानिकी के अंदर, खनन के क्षेत्र के अंदर, उद्योगों की स्थापना के अंदर, उद्योग स्थापना के अंदर भी भूमि का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उद्योग वगैरह स्थापित करते हैं भूमि के अंदर। और ये सब जो भी जहां पे भी भूमि काम में आ रही है, भूमि के उपयोग के अंदर कृषि, वानिकी, खनन और उद्योग स्थापना, इसको हम क्या कहेंगे? भू उपयोग कहेंगे। ये सब क्या है? ये है भू उपयोग। मतलब इस भूमि का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। भू उपयोग है मतलब इस भूमि का इन क्षेत्रों के अंदर क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भू उपयोग, अब भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग किसपे? भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित है। मतलब भौतिक कारकों द्वारा क्या किया गया? भूमि के उपयोग को निर्धारित किया गया। अब इसकी कारक क्या है? इसकी दशाएं क्या हो सकती है? इसमें स्थलाकृति हो गई, मृदा हो गई, जलवायु हो गई,
खनिज हो गए, जल की उपलब्धता हो गई, ये सब कुछ कारक है। मतलब जलवायु, मृदा, जलवायु, मृदा, खनिज इत्यादि कई इस प्रकार के इसके क्या है कारक है। इन कारकों की वजह से हम क्या है कि भूमि का उपयोग करते हैं, और भूमि का उपयोग विभिन्न तरीकों से हम हमारे द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये भी क्या करते हैं, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी क्या करते हैं, भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग जो कि महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि का जो उपयोग है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसका इन सब कारकों पर निर्धारित है कि हम जलवायु भी देखते हैं, कहीं रहने के लिए जाएंगे तो वहाँ की जलवायु दशाएं देखी जाती है, वहाँ मृदा कैसी है उस मृदा को भी देखा जाता है, खनिज की उपलब्धता है या नहीं, खनिज से क्या प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। खनन क्षेत्र वाले क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो जहाँ खनिज वाला क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या क्या है कम निवास करेगी, आसपास के क्षेत्रों में निवास करेगी। ठीक है, जलवायु दशा, एक तो जहाँ सबसे अधिक गर्मी देखी जाए, सबसे ज्यादा बारिश हो, ठीक है, या सबसे अधिक सर्दी गिर रही हो, या जहाँ समताप हो, मतलब सभी ऋतुओं का जो प्रभाव हो वो समान हो। तो इस तरीके से जो ये समस्त भौतिक कारक है ये भूमि की उपयोगिता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब भूमि है उसको दो भागों में और विभाजित किया गया। स्वामित्व के आधार पर भूमि का उपयोग, स्वामित्व किस रूप में देखा गया है, भूमि जो है स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे एक भूमि होती है निजी भूमि, एक भूमि कौन सी होती है, निजी भूमि, और दूसरी होती है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक, दो प्रकार की भूमि होती है, एक निजी भूमि होती है, ठीक है, और दूसरी भूमि कौन सी बताई गई है, सामुदायिक भूमि बताई गई है। स्वामित्व मतलब अधिकार के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब देखो जो स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है, निजी क्षेत्र में और सामुदायिक क्षेत्र में इसको बांटा गया है। सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन के रूप में भी जानी जाती है। सामुदायिक भूमि जिसे आप क्या कह सकते हो, साझा, इसको क्या कह सकते हैं हम, साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन, साझा भूमि साझा संपत्ति संसाधन के रूप में भी इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, इसको ये नाम दिया गया है। अब देखो जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या और उसकी मांग क्या करती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि उसको किसकी जरूरत पड़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अब स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। स्थान के अनुसार भी क्या है, भूमि की गुणवत्ता के अंदर कहीं अत्यधिक अच्छी जलवायु है, कहीं ज्यादा ही ठंड है, कहीं ज्यादा ही गर्मी है, ठीक है, कहीं पे आर्द्र जलवायु है, तो उस पर क्या किया जाता है कि स्थान के अनुसार भी भूमि की उपलब्धता यानी भूमि की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, के अंदर भी अंतर पाया जाता है, उसकी गुणवत्ता के अंदर भी अंतर पाया जाता है। मैंने बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग उसके अंदर क्या है कारक विद्यमान है, अलग अलग उसकी विशेषताएं विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर भूमि होती है, उसका उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, लेकिन अब वहां पे भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उन क्षेत्रों में भी क्या होने लगा, हस्तक्षेप होने लगा, वहां पे भी लोग रहने करने लग गए हैं। ठीक है, अब आज भूमि का जो उपयोग है, वो प्रतिरूप के अंदर ये देखा गया है कि व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवर्तन बड़े रूप में समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। समाज के अंदर कौन से परिवर्तनों को दर्शाते हैं, व्यापक रूप में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं, जिसमें ये चीज बताई गई कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां, यानी भूमि का जो उपयोग क्या किया जा रहा है, कृषि व निर्माण संबंधी गतिविधियों के अंदर किसका उपयोग किया जा रहा है, भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें
कारण है निम्नीकरण, भूसंकलन। अब भूमि की कमी किस कारण हो रही है? निम्नीकरण के कारण, ठीक है। भूसंकलन के कारण पहाड़ी क्षेत्र वहां भूसंकलन होता रहता है। मृदा अपरदन होता है। और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये पर्यावरण के लिए खतरे का आगाह कर रहे हैं। कौन? निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के कारण इनसे प्राकृतिक आपदाएं बनती है और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण के सामने निरंतर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है। अब इसी के साथ में पढ़ते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। अब भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण। अब भूमि संसाधन का जो संरक्षण है उसके बारे में एक चीज बताइए कि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। बढ़ती जनसंख्या, अब बढ़ रही है जनसंख्या तो इससे क्या है कि भूमि का विनाश हुआ। क्या है? भूमि का विनाश। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का क्या होता जा रहा है? विनाश होता हुआ जा रहा है। और विनाश इस कदर हो रहा है कि भूमि क्या होती जा रही है? संकुचित होती जा रही है। और जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होने लग गई है। वन है, जो वानिक भूमि है वो कम होने लग गई। अब जिस जगह घने जंगल हुआ करते थे, जिस जगह खेती योग्य जो भूमि हुआ करती थी, अब उस जगह कौन है? मानव जाके रहने लग गया। तो उससे क्या है? वनों को काटा जा रहा है। जहां मानव रह रहा है उसको क्या किया जा रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। जिससे भूमि कम होती जा रही और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा। पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? कार्बन का क्षेत्र बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्षेत्र बढ़ेगा। तो उससे क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा मंडरा रहा। मानव अपने लिए ही क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है, विनाश के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब देखो, अब इस तरीके के विनाश को रोकने के लिए कुछ आयाम अपनाए जा सकते हैं। जैसे वन रोपण के माध्यम से वन रोपण कर सकते हो आप। वन रोपण के माध्यम से भी क्या है? प्राकृतिक जो प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। भूमि उधार के माध्यम से या रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, मतलब उनका नियमित उपयोग नहीं करके आवश्यकता हो तो ही उनका उपयोग करें, अन्यथा उनका उपयोग नहीं करें। अति पशुचारण पे रोक लगा के, अतिचारण पे मतलब ज्यादा से ज्यादा पशु वगैरह चराते हैं तो उससे भी क्या है? भूमि को नुकसान हो रहा है, हरियाली को नुकसान हो रहा है। और भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य ये तरीके हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, जिससे हम भूमि को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अब है मृदा। ये था, इतनी देर हमने भूमि के बारे में पढ़ा, भूमि के संरक्षण के बारे में पढ़ा, भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ा और भूमि के बारे में पढ़ा कि भूमि कितनी क्या है और किस तरह से इसका उपयोग होता है। अब हम मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा, अब देखो, मृदा जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के रूप में, पृथ्वी का जो पृष्ठ है, पृथ्वी का जो एक भूभाग है, उस भूभाग पे दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो होती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। दानेदार कण, दानेदार क्या है? ये कण। और पतली परत, पतली परत क्या कहलाती है? मृदा होती है। तो हम क्या कहते हैं? मृदा। यानी दानेदार कणों और पतली परत के रूप में ये विद्यमान है पृथ्वी पे, तो ये क्या होती है? मृदा होती है। इसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को हम निर्धारित करते हैं और स्थलीय भूभाग है इसको हम किस रूप में कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। जो स्थलीय भूभाग है उसको मृदा कहते हैं। और मृदा का जो निर्माण है चट्टानों से प्राप्त खनिजों, किस तरीके से होता है? चट्टानों से प्राप्त जो खनिज है, मतलब धीरे धीरे ये टूट के जो आते हैं कण, उनसे मृदा का निर्माण होता है। और जैव पदार्थों से भी किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तथा भूमि पर पाए जाने वाले, यानी भूमि पे पाए जाने वाले
खनिजों से भी किसका निर्माण हो रहा है, मृदा का निर्माण हो रहा है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण किसको बनाता है, मृदा को उपजाऊपन लाता है। मृदा के अंदर उपजाऊपन किस तरीके से, खनिज और जैव पदार्थ, इन दोनों का मिश्रण क्या करेगा, खनिज और जैव पदार्थ दोनों मिलेंगे तो मृदा क्या होगी, मृदा उपजाऊपन, मतलब मृदा के अंदर क्या आ जाएगा, उपजाऊपन आ जाएगा। खनिज और जैव पदार्थ दोनों ही मिलके मृदा के अंदर क्या लेके आते हैं, उपजाऊपन लेके आते हैं, यानी मृदा, इन दोनों का मिश्रण ही मृदा के अंदर उपजाऊपन लाने का कार्य करते हैं। अब मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से, मृदा निर्माण के कारक जिनका हम अध्ययन करते हैं। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक। अब देखो मृदा निर्माण के जो कारक हैं, जिसमें ये चीज बताएगी, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनकशेल। मृदा निर्माण के जो कारक है क्या है, जनकशेल। निर्माण के कारक जनक सेल, तो क्या कहते हैं हम, जनक सेल के नाम से ये जाने जाते हैं। मृदा निर्माण के जो कारक है किस रूप में जाने जाते हैं, जनक सेल के रूप में जाने जाते हैं। अब जो जनक सेल है वो जलवायु के कारक है। ये किसके कारण है, जलवायु के कारण, यानी कहने मतलब जलवायु के जल के साथ में बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है। जिससे मृदा के निर्माण में अन्य कारक, जिसमें स्थलाकृति, जैव पदार्थ, क्या कौन कौन से सम्मिलित हो गए, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन, यानी मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। और अलग अलग स्थानों में ये भिन्न है, यानी अलग अलग स्थानों पे जो मृदा का जो निर्माण होता है वो समय भी वहां क्या लगता है, अलग अलग लगता है। तो इस तरीके से मृदा निर्माण के जो कारक है, इसमें मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या बताए गए, जनकशेल बताए गए। और जनकशेल जो है, जो स्वरूप है इनका जलवायु के कारकों के कारण होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जल के माध्यम से बह के चले जाते हैं और मृदा निर्माण के संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, किस तरीके से आप मृदा के निम्नीकरण को कम कर सकते हैं और उसको किस तरीके से संरक्षण पहुंचा सकते हैं। मृदा का निम्नीकरण व संरक्षण, मृदा का निम्नीकरण व संरक्षण। अब देखो मृदा का निम्नीकरण व संरक्षण, जिसमें ये बताया गया कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे, यानी मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण और मृदा अपर्दन, यानी मृदा क्षीणता और उसका अपर्दन, ये मृदा के लिए क्या बताए गए, मुख्य खतरे बताए गए। इससे मृदा क्या होती है, यानी मिट्टी की मात्रा कम होती हुई जाती है। अब मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक हो सकते हैं। मृदा क्षरण के लिए, अपर्दन के लिए मानवीय कारक भी हो सकते हैं और दूसरा कारक कौन सा हो सकता है, प्राकृतिक कारक भी हो सकता है। जिसमें चीज बताएगी निम्नीकरण में जो सहायक कारक है। अब निम्नीकरण का कारण क्या है, मृदा निम्नीकरण का कारण क्या है, मृदा निम्नीकरण का जो कारक है उसमें बताया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया निम्नीकरण में सहायक जो कारक है वनोन्मूलन और अतिचारण, वनोन्मूलन और अतिचारण, ये क्या करते हैं, वनोन्मूलन और अतिचारण के कारण क्या है, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक कारकों का अत्यधिक उपयोग से भी क्या हो रहा है, मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा कारक जो है
मृदा का निम्नीकरण व संरक्षण है, वो किस रूप में निम्नीकरण के लिए जो मुख्य जिम्मेदार जो कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक कारकों का अत्यधिक उपयोग, जिसके कारण भी क्या है मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। अब मृदा निम्नीकरण के लिए जो है जिसके अंदर क्या है कि कीटनाशकों का अत्यधिक हम क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें दवाई वगैरह दे रहे हैं, जिसके कारण भी मृदा का क्या हो रहा है निम्नीकरण। और वर्षा दोहन के कारण भी, भूस्खलन के कारण भी, बाढ़, ये इत्यादि मृदा संरक्षण की कुछ विधियां ये मृदा निम्नीकरण के। अब मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग करके हम क्या है कि मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए पहली विधि है मृदा संरक्षण के लिए, इसमें एक चीज बताइए मल्च बनाना। क्या है नंबर 1 है मृदा संरक्षण के लिए मृदा संरक्षण, इसमें नंबर 1 है मल्च बनाना। मल्च बनाना के अंदर क्या है, मल्च बनाना के अंदर बताया गया कि चौड़े समतल सोपान, इस तरीके से चौड़े समतल सोपान यानी चौड़े समतल वाले जो क्षेत्र है वहां क्षेत्रों के अंदर मृदा अपरदन को कम होता है, यानी उन क्षेत्रों के अंदर हम क्या कर सकते हैं सपाट सतह पर फसल उगाने, यानी चौड़े समतल जो सपाट जो क्षेत्र है वहां पे फसल वगैरह उगाएंगे, जिससे मृदा का जो क्षरण है, मृदा जो बहके जो जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। तो जो चौड़े और सपाट जो क्षेत्र है वहां हम क्या लगाएं, घास लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं या फसल वगैरह बोए, तो उससे क्या है जो बहने वाली मृदा उसको क्षरित होने से उसको रोका जा सकता है। फिर समोच्च रेखीय जुताई, दूसरी है समोच्च रेखीय जुताई, इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं मृदा के क्षरण को कम कर सकते हैं, मृदा को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसमें ये बताएंगे प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये क्या करती है प्राकृतिक अवरोध, यानी तेज बारिश हो रही तो उस समय भी जो मृदा क्षरण होता है तो उसको क्या है कि इस समोच्च रेखीय जुताई के माध्यम से, इस तरीके से समोच्च रेखीय जुताई का मतलब है कि जिस तरीके से ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे इस तरीके से ऐसी रेखा बना के हम क्या कर सकते हैं पहाड़ी भागों पे खेती का कार्य कर सकते हैं। अब इस खेती यहाँ से बहने वाली मृदा यहाँ रुक जाएगी, फिर यहाँ से बहने वाली कुछ मृदा यहाँ आएगी, इस तरीके से संपूर्ण मृदा को क्या है जो अत्यधिक मृदा का जो क्षरण है उस क्षरण को हम क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। इस तरीके की रेखीय जुताई के माध्यम से ऐसी रेखा बना के हम क्या कर सकते हैं मृदा के क्षरण को कम किया जा सकता है। रक्षक मेखलाओं के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है। अब रक्षक मेखला जो है तीसरा है रक्षक मेखला। अब रक्षक मेखला के अंदर ये रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर होना आवश्यक है। क्या लगा दिए ये पेड़ लगा दिए, यानी फिर ये पेड़ लगा दिए, तो इससे क्या तेज हवाओं से मिट्टी अत्यधिक नहीं उड़ेगी और उड़ेगी तो सामान्य से उड़ के यहीं पे वो ठहर जाएगी। तो इस तरीके से हम रेगिस्तान को भी रोक सकते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से। इस रक्षक यानी पेड़ों की रक्षक मेखलाएं बना के यानी पवन गति रोकने के लिए यानी तेज हवाओं को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में क्या किए जाते हैं लगाए जाते हैं, जिससे क्या है ऐसी रक्षक मेखलाओं के माध्यम से मृदा के आवरण को बचाया जा सकता है। इससे मरुस्थलीकरण को भी रोका जा सकता है। किसके माध्यम से रोका जा सकता है मरुस्थलीकरण को, रक्षक मेखला बना के मरुस्थलीकरण को भी रोका जा सकता है। और फिर चौथा है समोच्च रेखीय रोधिकाएं बना के, समोच्च रेखीय चौथा जो है समोच्च रेखीय जुताई आ गई और चौथा जो पॉइंट है वो बताया गया है समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाओं से तात्पर्य बताया गया समोच्च रोधिकाएं बनाने के लिए
पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? पत्थर, घास और मृदा का उपयोग लिया जाता है, जिससे क्या है कि ऐसी रोधिकाएं बनाए। अब तेज हवाएं चल रही है तो वहां अवरोध खड़ा कर दे, पत्थर की दीवार बना दी, ठीक है, या फिर घास ही घास लगा दी संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, तो उससे क्या किया जा सकता है कि जो उड़ने वाली मिट्टी है उसको हम रोक सकते हैं। इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं उसको, मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं। पांचवा चट्टान बांध, और चट्टानों के बांध बना के, यानी मोटी मोटी जो चट्टाने हैं उनके बीच में हम क्या है कि गड्ढा खोद के या बीच में दीवार, दो पहाड़ियों के बीच में दीवार बना दी, तो जो बहके जो जल आएगा उसको वहां रोक दें, तो उससे मृदा के क्षरण को रोका जा सकता है। फिर बीज की फसल उगाना, इस तरीके की फसल उगाना कि एक फसल इस जगह उगा दी, एक दूसरी यहाँ पे उगा दी, तीसरी यहाँ उगा दी, तो इससे भी मृदा के क्षरण को रोका जा सकता है। बीज की फसल उगा के भी मृदा के क्षरण को हम क्या कर सकते हैं, कम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी 4-5 जो विधियां मृदा के क्षरण को रोकने का कार्य करती है, जिससे क्या है कि मृदा क्षरण को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने भूमि के बारे में अध्ययन किया, मृदा के बारे में अध्ययन किया, अब है जल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जल, देखो जो जल है, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या बताया गया, महत्वपूर्ण है, जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, और क्या बताया, नवीकरण, प्राकृतिक संसाधन। किस रूप में, महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या जाना जाता है, जल जाना जाता है। और पृथ्वी के भूपृष्ठ के 3/4 भाग, जो पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसका 3 हिस्से, यानी 1/3 हिस्से पे क्या है, जल विद्यमान है, लेकिन वो जल व्यर्थ है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जल कैसा है, 1/3 भाग पर क्या है, जल है, लेकिन कैसा है, लवणीय, लवणीय। लवणीय कैसा जल है, लवणीय में, मतलब इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक है, खारा जल है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन जो विद्यमान हुआ था वो महासागरों में ही प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, महासागरों से ही जीवन प्रारंभ होता है। महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग को ढके हुए। महासागर क्या कर रहे हैं, महासागर पृथ्वी की सतह पे 2/3 भाग को ढके हुए हैं। किस रूप में, जल के रूप में, क्योंकि महासागरों में क्या है, जल, और वो जल का जो हिस्सा है 2/3 भाग को किससे ढक रखा है, जल से ढका हुआ, महासागरों के माध्यम से। बड़े बड़े महासागर भरे पड़े, लेकिन वो जल हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जल है, और पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं, मतलब क्या करते हैं, 2/3 भाग को ढके हुए हैं, और विविध प्रकार के पौधे व जंतु इस जल के अंदर विद्यमान है, जो उनकी क्या करता है, वो सहायता करता है। और जल लवणीय है, और ये जल कैसा है, लवणीय, पीने योग्य नहीं है, हमारे किसी भी कार्य के अंदर उपयोगी नहीं है। 70% भाग क्या है, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ की चादरों से 70% भाग किससे ढका हुआ, बड़े बड़े हिमों से क्या है, पहाड़ ढके हुए हैं, और इतनी बर्फ उन पे जमी हुई है, जो कि वो जल बह के किसमें चला जाता है, किसका वो क्षेत्र बढ़ा रहा है, किसका वो कर रहा है, जल की जो मात्रा बढ़ रही है वो खारे पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर के पिघलने से। अब देखो अंटार्कटिक, ठीक है, ग्रीनलैंड और पर्वतीय जो चट्टाने, जिसमें 1% जो लवण जल उपलब्ध है, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे कितने प्रतिशत जल उपलब्ध है, 1% जल अलवण वाला जल है।
जो कि अलवण वाला जो जल है वो कितना 1% भाग पर उपलब्ध है, जिसका हम बहुत से कार्यों के अंदर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको पीने के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर हमारे बहुत से कार्य इसके माध्यम से संपादित किए जाते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, और जल वायुमंडल में भी पाया जाता है, लेकिन किस रूप में पाया जाता है, जल के वाष्प के रूप में ये जल विद्यमान है। और इसलिए अलवणीय जो जल है पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। जो अलवणीय जल है यह है पृथ्वी का मूल्यवान पदार्थ, मतलब इस रूप में बहुत ही मूल्यवान है। अलवणीय जल जो हमारे बहुत से कार्यों को संपादित कर रहा है, ये हमारे लिए कैसा है, मूल्यवान पदार्थ के रूप में है। अब ये मूल्यवान पदार्थ के रूप में चूंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, और जल चक्र भी विद्यमान हमारे यहाँ पे। जल चक्र कैसे कि जो वाष्प बन के जल कहाँ चला जाता है, आसमान में चला जाता, फिर ये कुछ समय पश्चात क्या बारिश के रूप में वापस धरती पे आ जाता, तो ये जल चक्र क्या बना हुआ रहता है। अब ये चीज बताई गई है कि जल कृषि उद्योगों, बांधों, जलाशयों के माध्यम से, यानी जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के अंदर प्रयोग किया जाता है। और दूसरा चीज, इस अलवणीय जल को ही हम क्या करते हैं, बढ़ती जनसंख्या और भोजन और उनकी नगदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर के अंदर इसको क्या है, अलवणीय जल को हम काम में लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जल हमें किस रूप में विद्यमान है, कहाँ का कितना विद्यमान है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और नेक्स्ट बिंदु इसका जल उपलब्धता की समस्या, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।